नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय देश के अंदर वैक्सीन की कमी पड़ रही है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी पड़ रही है, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और इसका इंतज़ाम करते करते सरकार के भी घोड़े खुल गए हैं। और आज इससे ही आपको पता चलेगा कि एनआरसी कितना अहम कानून है। दरअसल देश के अंदर इस समय असंख्य घुसपैठिए और अवैध नागरिक हैं जो सिर्फ हमारी नौकरी और ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बैठे हैं, बल्कि उसके साथ हमारे हिस्से की ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयाँ भी चूस रहे हैं। यह अपने देशों से तो भाग भाग कर यहाँ आ जाते हैं, जिसके नतीजे भारत के मूल निवासियों को भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने देश के अंदर एनआरसी लागू करने के इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही थी। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इसे धर्म के मुद्दे से जोड़ दिया था, जबकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसका सिर्फ मकसद इतना था कि भारत के अंदर से घुसपैठियों को निकाला जाए और इसे कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया था। लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि देश के अंदर सबसे पहला एनआरसी कानून जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही लाया गया था। बाकी आपके हिसाब से इस देश के अंदर एनआरसी कानून लागू करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब अगर उन्हें याद ना हो तो उन्हें याद दिला दूं कि देश का पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में असम में बना था, क्योंकि असम के अंदर घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और असम के मूल निवासियों के हित के लिए यह कानून लाया गया था। जिसके बाद एक बार फिर से अभी चुनाव के समय एनआरसी का मुद्दा जोरों पर था, जिसमें बीजेपी ने साफ साफ कहा था कि हम असम के अंदर एनआरसी को अच्छे तरीके से लागू करेंगे और यहाँ के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अब अगर आप भी किसी लिबरल या वामपंथी की तरह यह सोच रहे हैं वो कि थोड़े बहुत घुसपैठियों से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो आपको बता दूं कि दरअसल असम की परिस्थिति क्या रही है। 1951 से 1961 के बीच असम की आबादी 36% बढ़ गई थी, जबकि 1961 से 1971 के बीच असम की आबादी 35% बढ़ी। 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ तो असम में अवैध अप्रवासियों की बाढ़ आ गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 1991 के बीच असम में मतदाताओं की संख्या में 89% का इजाफा हुआ, जबकि 1991 से 2011 के बीच 53% वोटर असम में बढ़े। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद असम में पहली एनआरसी की लिस्ट 2017 में जारी की गई, जिसके अंदर 3.29 करोड़ लोगों में से केवल 1.9 करोड़ को ही भारत का वैध नागरिक माना गया। जिसके बाद 30 जुलाई 2018 को असम सरकार ने एनआरसी की दूसरा ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें कुल 2.89 करोड़ लोगों को वैध नागरिक माना गया। इस तरह से कुल लगभग 40 लाख लोग एनआरसी की सूची से बाहर हो गए। 26 जून 2019 को एक और लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के आने के बाद एनआरसी से लगभग 1,32,000 लोग और भी बाहर हो गए। इसके बाद एनआरसी से बाहर हुए लोगों की तादाद 41,10,000 हो गई। आखिरकार 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के मुताबिक 19 लाख से ज्यादा लोग एनआरसी की सूची से बाहर हैं, जिसका मतलब यह होता है कि यह 19 लाख लोग असम में हमारे देश में गैर तरीके से आए हैं और हमारे संसाधनों पर खपत तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि उसके साथ असम के मूल निवासियों का हक भी खत्म कर रहे हैं। अब इसका उदाहरण आप इस तरीके से समझिए कि अगर 19 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों के पास भी रोजगार है, मतलब 1 लाख असम के लोग बेरोजगार हुए और इन गैर प्रवासियों की वजह से असम के मूल निवासी को ही नौकरी नहीं मिल पा रही है और इन 19 लाख लोगों के बाहर निकालने से चुनाव पर भी काफी असर देखने को पड़ा। वरना यह लोग टीएमसी उम्मीदवारों को एक बार जिता देते, क्योंकि टीएमसी इन घुसपैठियों को कुछ कहती नहीं है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक है। और यही वजह है कि बंगाल में ममता की जीत का, क्योंकि वहां पर घुसपैठिए भरे पड़े हैं और वो ममता को वोट देकर जिता देते हैं। और यही वजह भी है कि असम की जनता की मांग थी कि असम के अंदर एनआरसी लागू की जाए, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस कानून के विरोधी थे, जनता ने उन्हें वोट ही नहीं दिया और कितने लोग तो अपना खाता ही नहीं खोल पाए और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुमत से अपनी जीत हासिल की।
असम के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह साफ साफ जाहिर कर दिया था कि बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठियों की पहचान और असम के मूल निवासियों के हितों को सुरक्षित करना उसकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। जेपी नड्डा ने कहा था कि एनआरसी को सही तरीके से बंगाल में लागू किया जाएगा ताकि असली घुसपैठियों की पहचान हो सके। नड्डा ने कहा था कि घुसपैठ रोकने के लिए भाजपा सीमा पर बाड़ लगाने के काम को तेज करने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरण भी लगाएगी। इन घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल और असम में काफी ज्यादा दबदबा है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, जिस पर बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि पार्टी के जो मूल सिद्धांत होते हैं उसे हम नफा नुकसान के तराजू में नहीं तौलते हैं, देश हित के तराजू में तौलते हैं। हो सकता है फायदा हो या नुकसान हो, मगर जो मूल सिद्धांत हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अडिग रहती है और रहना भी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सीएए को लागू करने में देरी कोविड और टीकाकरण की वजह से हुआ है। आपको बता दूं कि सीएए की दरअसल क्या ज़रूरत है। दरअसल जब हम इस देश में से घुसपैठियों को और अवैध नागरिकों को उनके देश भेज देंगे तो उस देश के बहुसंख्यक भी चिढ़कर वहां से हिंदू अल्पसंख्यकों को वापस भारत भगा देंगे या उन पर अत्याचार करेंगे। ऐसे में उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लाया गया। जब बीजेपी ने 2019 में लक्ष्य रखा था कि भारत के अंदर 2024 तक एनआरसी हो जाए, तो 2020 के शुरुआत में ही कोरोना वायरस ने अपनी एंट्री मार दी थी, जिसके बाद इस काम को बाद के लिए टाल दिया गया था। इस समय पहला लक्ष्य कोरोना को हराना है, उसके बाद सीएए और एनआरसी पर विचार किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि सीएए और देश का कानून है और इसमें ममता बनर्जी अथवा किसी और को डराने की बात नहीं है, और असम के लोगों ने इस कानून को पूरा समर्थन दिया है, तभी तो भाजपा को इतनी बड़ी जीत असम में देखने को मिली। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का भी इसमें बड़ा हाथ है। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेसी थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे। दरअसल जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के राहुल गांधी के पास पार्टी के हित के बारे में बात करने गए थे, तब राहुल गांधी ने उनसे ज्यादा जरूरी अपने कुत्ते के साथ खेलना समझा था, जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत आहत हुआ था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए थे। और हेमंत बिस्वा शर्मा शुरू से ही हिंदुत्व के लिए कार्य करते हुए आए थे और यही वजह थी कि उनकी मानसिकता भी बीजेपी से बहुत मिलती थी। और जब उन्होंने अपनी काबिलियत बीजेपी को साबित कर दी, तब बीजेपी ने भी उन्हें बदले में मुख्यमंत्री पद का सम्मान दिया। बीजेपी ने यह नहीं देखा कि वो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, बल्कि जनता और असम के लोगों के लिए क्या उचित है, यह देखते हुए बीजेपी ने शर्मा के कंधों पर असम की जिम्मेदारी दी। अब इस समय भले ही कोरोना की वजह से एनआरसी का और सीएए का मुद्दा शांत पड़ा है, लेकिन अमित शाह से साफ साफ कह दिया है कि वो इस देश के अंदर एनआरसी और सीएए को लागू करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब तक कोरोना है तब तक ये देश के घुसपैठिए मुफ्त की रोटी तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोरोना खत्म हुआ तो इनकी कमर ज़रूर टूटेगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।